नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए अच्छा वो देख लिए। एक बार पुराना रिवाइज करते हैं, कल जितना पढ़े थे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पूरा लिखे हाँ कल पूरा लिखे थे ना। चलिए स्टार्ट किए थे प्रोनाउन के डेफिनेशन से। जो भी नाउन के बदले यूज़ किया जाता है वही क्या हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है, उदाहरण देखे थे, उसके बाद कुछ रूल्स देखे। सबसे पहले इट का यूज़। इट आमतौर पे हम लोग न्यूटर जेंडर के लिए यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे कुछ ऐसे उदाहरण थे जैसे छोटे बच्चे जिसका हमको जेंडर पहले नज़र में क्लियर नहीं होता। स्मॉल एनिमल जो लो लेवल के एनिमल रहते हैं, चूहा, कुत्ता, बिल्ली, ये सब के लिए इट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक उदाहरण था द चाइल्ड इज प्लेइंग विथ हिज टॉयज की इट्स टॉयज इट्स टॉयज। ठीक है, छोटे द माउस लॉस्ट हिज टेल की इट्स टेल इट्स टेल। ठीक है, फिर और देखिए किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए भी इट का यूज़ किया जाता है। वो मैं था जिसने तुम्हारा हेल्प किया, मदद किया, वो मैं था जिसने तुम्हारे बुरे वक्त में काम आया। तो ये थोड़ा जोर देके बोलना चाह रहा हूँ ना, यहाँ पे भी इट यूज़ किया जाता है। इट इज़ आई, है ना, इट इज़ ही, इट इज़ आई हु हैव हेल्प्ड यू। फिर जॉइंट प्रोनाउन का रूल देखे थे। जॉइंट प्रोनाउन क्या, जब 2 3 एक पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब आ जाए साथ में, तो ऑर्डर कैसे होगा, तो ऑर्डर 2 3 1 का होगा नॉर्मल केसेस में। और थोड़ा अपवाद का केस रहा, अपवाद की श्रेणी रहा, मतलब कैसे अपवाद, थोड़ा नेगेटिव टाइप का सेंटेंस रहा, तो उसमें 1 2 3 होगा। जैसे यू ही एंड आई हैव टू सेव हिम, यू ही एंड आई, सेकंड थर्ड फर्स्ट, यू ही आई, ये सही है। ठीक है, और वहीं क्राइम करने वाली बात आई तो आई एन यू, कमिटेड अ क्राइम। ठीक है, कमिटेड, डी लिखना, कमिटेड। ईच एंड एवरीवन को सिंगुलर माना जाता है, ये बताया था, तो उसका आगे भी सिंगुलर वर्ब क्रिएट होगा। जैसे ईच स्टूडेंट, और ईच के बाद स्टूडेंट्स नहीं, ईच स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड। ठीक है, एवरी स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड, ना कि आर। उसके बाद ईच और उसके आगे जो नाउन आता है उसको लिखने के बहुत सारे तरीके देखे हम लोग। ईच स्टूडेंट होता है, ना कि ईच स्टूडेंट्स। ईच स्टूडेंट सही है, ईच स्टूडेंट्स गलत है। एवरी स्टूडेंट सही है, एवरी स्टूडेंट्स गलत है। और ईच स्टूडेंट को ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स भी लिखा जा सकता है, लेकिन एवरी वाले में एवरी ऑफ माई स्टूडेंट्स नहीं लिखा जाता। ठीक है, और ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स होगा, ना कि स्टूडेंट, स्टूडेंट्स ऐसा आएगा लास्ट में। ठीक, फिर हूँ और हुम का यूज, हूँ, हुम, विच, इसका यूज देखे थे और इसी में ही टाइम लग गया था, इसी को ही देखे थे, आज इसी को कंटिन्यू करेंगे। हूँ और हुम, मैंने बोला हूँ और हुम ज़्यादातर लिविंग बीइंग के केस में यूज़ किया जाता है, और ऐसे जानवर जो पालतू हैं, पेट डॉग्स। ठीक, तो एक उदाहरण था द विटनेसेस विच आई इंटरव्यूड गिव कन्फ्लिक्टिंग एविडेंस। इंटरव्यूड ईडी है। ठीक है, तो विटनेसेस मतलब वहाँ पे बोल रहे हैं कि जो गवाहों, जिन गवाहों का मैंने इंटरव्यू लिया था, तो जो गवाह, जिन गवाह या जिसका इंटरव्यू लिया था, ये भाव देख के आपको वहाँ पे लगाना है। सबसे पहला चीज़ तो वहाँ पे लिविंग बीइंग है, तो विच तो नहीं आएगा। हूँ या हुम लिविंग बीइंग के लिए आता है, लेकिन हूँ या हुम देखना पड़ेगा, है ना। जिनसे या जो, जिन ऐसे वर्ड आया तो हूँ, और जिसका आए, ठीक है, हुम। ठीक है, जिसका आए तो हुम। तो विटनेसेस जिनका मैंने इंटरव्यू लिया था, जिसका मैंने इंटरव्यू लिया था, तो हुम आई इंटरव्यूड गिव कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस। द पीपल डैश जस्ट बोर्डेड द प्लेन आर गुड, जो पीपल अभी अभी चढ़े, तो जो लोग चढ़े, जो लोग चढ़े, ठीक है, जिसका
नहीं होगा, ठीक। और यहाँ पे चूंकि पीपल है, लिविंग बींग है, तो हूँ या होम ही लगेगा। लेकिन हूँ या होम में भी क्या लगेगा, हूँ लगेगा। क्यों, जो लोग चढ़े, जिसका चढ़ा नहीं, जो लोग चढ़े, द पीपल हु बोर्डेड द प्लेन आर गुड, ठीक है। एक्चुअल में जो हूँ, हुम, विच या यूज होज होता है, जब आप होज के कल पूछ रहे थे ना, हूँ, हुम, विच या होज, एक नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, ये जब देखते हैं उसके बारे में जब बताऊंगा तो यहाँ पे फिर से चर्चा करेंगे। फिलहाल ये देख लो नॉमिनेटिव केस, जैसे आई, वी, यू, ये नॉमिनेटिव केस होता है। सब्जेक्ट में जब हम लोग रखते हैं ना किसी चीज़ को, नॉमिनेटिव केस, करता, मैंने राम को दिया, तो वहाँ पे मैंने, आई, वो जो मैंने है वो करता है, ठीक है। कौन कर रहा है, कौन दे रहा है, मैंने राम को दिया, ठीक है। अब दिया, किसको दिया, राम को, कर्ता ने कर्म को, तो वो जो पीछे राम आ गया वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, है ना, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, कर्म को हो गया, ठीक है। और जैसे राम का पेन, अब उसको क्वेश्चन में किसका पेन, राम का पेन, राम का बाइक, किसका बाइक, तो ये अधिकार जताता है, इसको बोलते पोजेसिव, मेरा बाइक, इसका किताब, उसका किताब, तो ये पोजेसिव को दर्शा रहा है ना, पोजेसिव एडजेक्टिव को। तो जहाँ पे ये सब टर्म गायब रहते हैं उसी चीज़ के लिए हम हूँ यूज़ करते हैं। जैसे द पीपल, वो एक करता है, जो लोग चढ़े, कौन चढ़ रहा है, कौन काम कर रहा है, कौन करता है वहाँ पे, जो लोग, तो वहाँ पे वो मिसिंग है, इसलिए हूँ, ठीक है। जिसका, जिसका मैंने इंटरव्यू लिया, ठीक है, जिसका इंटरव्यू लिया गया है, वहाँ पे हुम, विच तो नॉन लिविंग के लिए आता है, ठीक, नॉन लिविंग के लिए आता है। और जो हुज हैं वो मैंने बताया पोजेसिव के लिए, हुज पेन इज दिस, विच पेन इज दिस नहीं बोलते हैं, हुज मतलब दर्शाता है पोजेसिव, किसके अधिकार में है, हुज पेन इज दिस, माई पेन, हिज पेन, हर पेन, ऐसे बोलने के बाद अब उसको क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जाए तो हुज पेन, ठीक है। तो हुज का वहाँ पे होता है, यहाँ पे होम, विच, ये सब में आपको हुज नहीं घुसाना है, ठीक। फिर वहाँ पे एक लिविंग बिंग में हूँ या हुम लगाना है, और ऐसे जानवर जो पालतू हैं, तो एक उदाहरण देखिए थे, द क्रैकर्स स्केर्ड माई डॉग स्नूपी, तो माई डॉग स्नूपी वहाँ से क्लियर हो जा रहा है कि ये कुत्ता पालतू है, नामकरण किया हुआ स्नूपी ना। हु वाज स्लीपिंग ऑन द बेड, विच वाज स्लीपिंग ऑन द बेड नहीं, हु वाज स्लीपिंग ऑन द बेड, ठीक है। गलत वाले को भी लिख के ऐसे किया करो, ठीक। विच वाज स्लीपिंग ऑन द बेड नहीं, हु वाज स्लीपिंग ऑन द बेड। लेकिन नॉन लिविंग बींग आए या कोई वाइल्ड एनिमल्स आए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, विच यूज करते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग के लिए क्या, विच यूज करते हैं। आई थ्रू अ स्टोन ऑन द डॉग, हु वाज स्लीपिंग नाइसली कि विच वाज स्लीपिंग नाइसली, विच वाज स्लीपिंग नाइसली, ठीक है। विच वाज स्लीपिंग नाइसली, क्यों, वो कुत्ता हो गया, वाइल्ड एनिमल हो गया, विच लगाए। फिर कुछ अपवादों को छोड़कर दैट लोगों के लिए भी यूज किया जा सकता है और जानवरों के लिए भी और चीजों के लिए भी, है ना। द स्कूटी, अब यहाँ पे स्कूटी लाया, स्कूटी चीज है तो हूँ या हुम लगेगा नहीं, विच लगेगा, ठीक है। और मैंने क्या बोला, दट को सभी के लिए यूज किया था, कुछ अपवादों को छोड़कर, कुछ अपवादों को छोड़कर मतलब वहाँ कंपलसरी दट लगेगा, हूँ हुम नहीं, विच नहीं, कंपलसरी दट लगेगा। और बाकी ये जहाँ पे हूँ लगना या हुम लगना वहाँ पे भी दट लगा सकते हो, विच लगना वहाँ पे भी दट लगा सकते हो। जैसे द स्कूटी, यहाँ पे अब कोई चीज हो गया तो विच लगा सकता था, द स्कूटी विच मनोज सर बॉट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे देखे थे, तो विच के जगह दट भी लगा सकते हो, विच भी सही है, दट भी सही है। आगे द म्यूजिशियन हु वन द अवार्ड, ये भी सही है, द म्यूजिशियन दैट वन द अवार्ड, ये भी सही है। द डॉग विच इज चेजिंग द कैट और दैट इज चेजिंग द कैट, विच भी सही है, दैट भी सही, ये देखे थे। ओके ओके, बिलोंग्स टू प्रज्ञा, ठीक है, प्रज्ञा था आगे, तो ये अर्थ स्पष्ट होता था कि वो पालतू है। तो हु इज चेजिंग द कैट, ये भी सही है, और दैट इज चेजिंग द कैट, ये भी सही है। अब वो अपवाद क्या था, ऐसे शब्द जो जहाँ पे कंपलसरी दट लगना है उसको याद कैसे किए थे, मन हो रहा है सोसा के फैलूं, मन हो रहा है की मतलब दट, मन हो रहा है दट सोसा के फैलाऊं फैलूं, मन हो रहा है MAN, एम से मच, खाली मच है, ए से ऑल और एनी, एन से नन नो नथिंग, दट मतलब दट लगेगा यहाँ पे कंपलसरी। सोसा, एस से समथिंग, ओ से द ओनली, द से द सेम, एस से द सेम, ए से एनीथिंग, एफ से द फ्यू, एल से द लिटिल। दिस इज द सेम बुक, अब सेम, द सेम आ गया मतलब कंपलसरी वहां पे दट लगना है। दिस इज द सेम बुक दैट यू वर रीडिंग, दिस इज द सेम पर्सन दैट आई वांट टू मैरी, ही स्पेंट अप द लिटिल अमाउंट, ही हैड द लिटिल आ गया, द फ्यू आ गया, ये सब में क्या कंपलसरी दैट लगना है, ठीक है। तो ये कल थोड़ा बहुत ही देखे थे, आज इसको कोशिश करेंगे खत्म करने का। उसी के आगे और कुछ नियम,
ठीक। अब जैसे कल ही चर्चा कर रहे थे हूँ या हुम, ये सब ये जो वर्ड है क्वेश्चन फॉर्म वाले, ठीक, कल जो पूछ रहे थे हूज वाला, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि ये सब इंट्रोगेटिव आते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड बोलते हैं इसको। डब्ल्यू एच वर्ड मतलब डब्ल्यू एच वर्ड से किसी चीज़ के बारे में पूछा जाता है। व्हाट इज़ योर नेम, तो पूछ रहा हूँ मैं डब्ल्यू एच वाले शब्द से, ठीक है। हु इज़ योर फादर, ठीक, तो डब्ल्यू एच हूँ, डब्ल्यू एच से कुछ चीज़ पूछ रहा हूँ, तो ये सारे इंट्रोगेटिव बोलते हैं, प्रश्नवाचक ऐसे शब्द हैं, या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोल सकते हो, ठीक है। कौन से जितने डब्ल्यू एच वाले वर्ड आते हैं। तो जो इससे रूल क्या है लिखना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, अगर हिंदी में लिखना चाहो तो प्रश्नवाचक लिख सकते हो, है ना। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब वो इंट्रोगेटिव क्या होता है उसको लिखना, मतलब कौन कौन से शब्द, हूँ, whom, which, whose, what, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, उसमें ब्रैकेट में लिख लेना क्या क्या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये भी हम लोग दट, विच, हुज, ये सब रूल देख रहे हैं ना, उसी के अंतर्गत ही है ये। नेक्स्ट रूल में भले लिख लेना, चीज़ें वही हैं। इसके बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद हमेशा क्या लगेगा, दैट लगेगा। इसके लिखना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद हमेशा दैट का यूज़ किया जाता है। के बाद किसका यूज़ किया जाता है, दैट का यूज़ किया जाता है। अब देखिए, अब ये सेंटेंस लिख रहा हूँ, बताना क्या आएगा। मान के चलो आप बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो पिछले कुछ दिनों से, मैं पूछा कि ऐसा क्या था जो तुमको डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, ऐसा क्या था, पहले देखना। व्हाट वाज, व्हाट वाज, व्हाट वाज इट, मतलब ये क्या था या वो क्या था, व्हाट वाज इट। दैट इसलिए लगा रहा हूँ वो क्या था, फिर वो दैट करके आ जाएगा, इसलिए व्हाट वाज इट डैश डिस्टर्ब यू, या दैट हैड डिस्टर्ब यू, या डैश हैड डिस्टर्ब यू। अब देखो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ गया सामने में, व्हाट, है ना। अब ये प्रोनाउन कैसे हुआ सर, कल ही क्लास में एग्जांपल देके बताया था। मैं जिस भी जगह नाउन के जगह कोई शब्द यूज़ करूँ वो प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। राम सीता ये सब नाउन है, राम सीता की जगह ही शी इट दे इसको करूँ वो प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं, सबका नाम ना लेके मैं सभी बोल दिया, मिक्स बोल दिया। हर कोई यहाँ पे किताब लेके आया है, सबका नाम ले लेके बोल सकता था ये भी किताब ले, ये भी किताब, लेकिन वो नहीं, तो ईच एवरी वर्ड यूज़ कर दिया, वो भी प्रोनाउन हो गया। मैं बोला यहाँ पे कौन बैठा था, तो यहाँ पे राम श्याम कोई बैठा होता, लेकिन उस राम श्याम के जगह मैं कौन पूछ दिया, तो वो कौन और क्या भी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो ये भी प्रोनाउन होगा, और कैसे प्रोनाउन हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक प्रोनाउन हो गए, ठीक है। तो यूज़ कर दिया व्हाट। अब इसके बाद आगे क्या लगेगा, बोला हमेशा दैट लगेगा। व्हाट वाज इट विच डिस्टर्ब यू, कि दैट डिस्टर्ब यू, दैट डिस्टर्ब यू, ठीक है। क्यों, कोई ना कोई ऐसा या तो लिविंग बीइंग ने उसको डिस्टर्ब किया होगा, या नॉन लिविंग भी डिस्टर्ब किया होगा, ठीक है। तो उसमें दिमाग नहीं लगाना है, हूँ कि विच, हमेशा क्या लगेगा, दैट डिस्टर्ब यू, ठीक है। तो विच की हूँ कि यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप लिख लेना दैट, क्या लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, दैट लगेगा, दैट डिस्टर्ब यू, ठीक है। ठीक, अब देखिए इसी नियम में थोड़ा सा और वैरायटी देखते हैं। लिविंग बीइंग था तो क्या था, क्या लगता था, हूँ या हुम, ठीक है। नॉन लिविंग थी तो क्या लगता था, और दैट को दोनों केस में लग सकता है। अब क्या हो कि ऐसे सेंटेंस में दोनों आ जाए, लिविंग बीइंग भी आ जाए, नॉन लिविंग भी आ जाए, या
ह्यूमन आ जाए, कुत्ते आ जाएं, ऐसे आ जाए तो क्या, तो हूँ लगेगा, विच लगेगा। ये ताम झाम खत्म करने के लिए सीधा एक सिंपल वर्ड था जिसमें दोनों के लिए यूज़ किया था, क्या, दैट। ठीक है, तो समझ आया ये बात। तो इसको नेक्स्ट वर्ड में लिखना। ये सब क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउन है, डब्ल्यू आई, हूँ, हुम, ये सब देख रहे हैं ना, एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो संबंध बताता है। ठीक है, जो आदमी गया तो वो एक जो है वो शब्द संबंध बता रहा है। ठीक है, जिसका पेन, तो वो संबंध बताता है, तो इसको रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन लिखना। किसी रिलेटिव प्रोनाउन, किसी रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, किसी रिलेटिव प्रोनाउन, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन मतलब ये लिख लेना हूँ। तो सर बोलोगे अभी पिछले वाले में तो आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लिखाए थे। ठीक, रिलेटिव प्रोनाउन में लिखना हूँ, हुम, विच। तो ये क्वेश्चन फॉर्म में नहीं है ना, यहाँ इस शब्द को यूज करके कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है ना, रिलेट करके बता रहे हो, द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर, तो वहाँ पे हूँ वाला कुछ पूछ नहीं रहे हो, बस बता रहे हो कि जो खड़ा। ठीक है, हु इज योर फादर ऐसे बोलो तो वहाँ पे क्वेश्चन हूँ वाला फिर एक प्रश्नवाचक बन जा रहा है। ठीक, तो लिखना, यदि किसी रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट, का एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट मतलब जो पीछे आए, उसके पीछे जो हो। ठीक है, जैसे मैं द बॉय विच इज चेजिंग, कि द बॉय हु इज चेजिंग, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हूँ हुआ, उसके पीछे कौन आ रहा है, बॉय, उस बॉय वहाँ पे एंटीसीडेंट हो गया, मतलब जस्ट उसके जो पीछे आ रहा है। तो हम लोग हूँ, विच, दैट किस केस में लगाते हैं, उसके एंटीसीडेंट को देख के ही लगाते हैं। ठीक है, मतलब उसके पीछे क्या आ रहा है उसी को देख के लगाते हैं। तो वही बोल रहा है रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट अगर, अगर ह्यूमन बीइंग मतलब कोई लिविंग वाला हो जाए, मतलब इंसान, और जानवर एंड एनिमल, या कोई थिंग भी हो जाए, चीज हो जाए, दोनों का एंटीसीडेंट एनिमल और ह्यूमन बीइंग और एनिमल दोनों हो, दोनों हो, और वो एंड से जुड़ा हो। यहाँ पे एंड क्या होता है मालूम, कंजक्शन, मतलब जो दो चीजों को जोड़े वो कंजक्शन, कंजक्शन, और वो एंड से जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो, तो फिर हूँ, हुम या विच का यूज नहीं करेंगे, दैट का यूज करेंगे। क्या लिखे, कहाँ तक लिखे, हाँ? एंड से जुड़ा हो, दोनों हो और वो एंड से जुड़ा हो, तो हूँ, हुम, विच इसका यूज नहीं करेंगे, तो किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। ठीक है, अब एक अब ध्यान देना, क्या बोला था उसमें, कोई एंड से चीज जुड़ा हो, मतलब दो लोग को लेके आ गए, एक में हूँ लग सकता था, एक में इच विच लग सकता था, तो एक कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या कि भैया दैट ही लगा दो, कोई विवाद नहीं। ठीक है, लेकिन वो एंड से जुड़ा होना चाहिए, मतलब अगर एंड से नहीं जुड़ा मतलब सेंटेंस अलग अलग प्रकार का हो सकता है। फिलहाल एंड से जुड़ा हो और लिविंग नॉन लिविंग दोनों आ जाए, सिंपल सी बात है, तो हूँ, हुम नहीं यूज़ करके क्या, डायरेक्ट दैट का यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं जैसे बोलना चाह रहा हूँ कि वी लाइक, सुनना पहले और इसको इसको लिख लो, एवरीथिंग लिखो, इसको वी लाइक एवरीथिंग एग्जाम्पल में, एंड एवरीबडी हु विच ऑब्लिक दैट
इज आर वेरी सिंपल। ये जब सेंटेंस लिखाता हूँ ना तो ये सही गलत ये ऑप्शन देता हूँ, सबको लिखा करो, तो उसमें आपको समझ आएगा कि गलत कौन सा है सही कौन सा है। ठीक है, वी लाइक एवरीथिंग एंड एवरीबडी हु विच दैट इज वेरी सिंपल। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब पुराने नियम कानून को भी याद करते चलना है ना, पुराने नियम कानून को भी देखते चलना। एवरी और ईच, एवरी या ईच को मैं क्या बताया था, सिंगुलर बताया था, प्लूरल सिंगुलर बताया था, तो इधर इज लगेगा आर लगेगा, इज लगेगा। हमेशा ध्यान रखना, हमको हमेशा लगता है कि एवरीथिंग एवरीबडी तो सब के सब आ गया तो आर लगेगा, नहीं लगता। ईच एवरी आया मतलब क्या, तो यहाँ आर लगेगा कि इज लगेगा, इतना समझ आता है। तो इधर वाला क्लियर कर लिए, हम फिलहाल इस रूल के बारे में बात करना चाह रहे हैं, बट ठीक है, पुराने को भी मैं क्लियर कर लिया। अब एवरीथिंग और एवरीबडी दोनों में क्या अंतर हो गया, बस एक लिविंग बींग है, एक नॉन लिविंग बींग है। ठीक है, एवरीथिंग सब चीज, एवरीबडी सब लोग, ठीक है, एवरीबडी गेट रेडी ऐसे बोलते नहीं, सभी लोग सभी चीज ऐसा तो नहीं होना। ठीक है, तो एक लिविंग बींग हो गया, एक नॉन लिविंग। अब ये रहता तो मैं हूँ लगाता, हु इज वेरी सिंपल। ये खाली ये रहता तो विच इज वेरी सिंपल, लेकिन दोनों है, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या लगा, तो डायरेक्ट दैट, तो कंपलसरी क्या लगेगा, दैट लगेगा। हु नहीं लगेगा, विच नहीं लगेगा, क्या लगेगा, दैट। वी लाइक एवरीथिंग एंड एवरीबडी दैट इज वेरी सिंपल, और यहाँ पे इज लगेगा, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बैठिए, दैट इज वेरी सिंपल। ठीक, दैट इज वेरी सिंपल। एक और उदाहरण लिख रहा हूं, बताना क्या लगेगा। द ओल्ड मैन एंड हिज डॉग who I saw yesterday, which I saw yesterday, that I saw yesterday। कहाँ से हूँ, आर नाउ, आर नो मोर है ना, ये नो है, खाली नो है, आर नो मोर नाउ। नो मोर का मतलब होता है हाँ, अब नहीं होना मतलब अब, हाँ, नो ठीक है, नो मोर का लिविंग बीइंग से नॉन लिविंग हो गया, मतलब मर गया ये कहना। ठीक है, चलो देखो, रूल क्या लिखाया था, एक लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग दोनों लग, क्या बोल रहे हो, आई सॉ है, इतना क्लियर लिखने के बाद आपको समझ नहीं आता कैसे। ठीक है, आई सॉ यस्टरडे। ठीक है, द ओल्ड मैन एंड हिज डॉग हु विच दैट आई सॉ यस्टरडे आर नो मोर नाउन। अच्छा चलो ठीक है, इसके रूल में तो अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं, अभी तक इज आर सिखाया था, यहाँ पे इज रहेगा आर रहेगा, आर रहेगा। अभी ओल्ड मैन एंड हिज डॉग सब है ना, पिछले बार तो ईच एवरी वाला वो नियम था, सिंगुलर बोलता है, अब तो हिज डॉग और वो दोनों की बात कर रहे हैं कि दोनों अब नहीं है, तो इज नो मोर नहीं, आर नो मोर, दोनों खत्म हो गए, तो ये तो सही है। ठीक है, आर नो मोर, ये क्लियर है। द ओल्ड मैन एंड हिज डॉग हु विच दैट, अब नियम क्या लिखाया था अभी देखो, लिविंग बींग रहे, नॉन लिविंग बींग दोनों मिक्स रहे, और वो कंजक्शन किससे जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो, फिर कंफ्यूजन होगा ना, हु इज, हु आई सॉ यस्टरडे, विच आई सॉ यस्टरडे, हुम आई सॉ यस्टरडे, दैट आई सॉ यस्टरडे, ये सब कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि दैट का। ठीक है, अब बोलोगे नहीं सर ये हिज डॉग है मतलब उसका पेट है, तो हूम या हुम लगा देते हैं, नहीं, अब इसमें क्या लगा देना, डायरेक्ट दैट ही लगाना है, दैट आई सॉ यस्टरडे आर नो मोर नाउ। ठीक है, ये एग्जाम्पल सेंटेंस लिखते रहते हो ना, तो साथ साथ लिख लिया करो, तो टाइम बचेगा। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, कोई फेवरेट सिंगर का नाम बताओ, अरिजीत, श्रेया घोषाल, अरिजीत इज अ,
फेमस सिंगर हु लिव्स इन दिल्ली, वहाँ रहता है कि नहीं रहता पता नहीं। अरिजीत इज़ अ फेमस सिंगर हु लिव्स इन दिल्ली। देखो यहाँ हु, दैट, विच या whom। अरिजीत इज़ अ फेमस सिंगर हु लिव्स इन दिल्ली, कि दैट लिव्स इन दिल्ली, कि विच लिव्स इन दिल्ली, हु लिव्स इन दिल्ली। चलो ठीक है, अरिजीत सिंह है ना। अरिजीत एक बहुत फेमस सिंगर है जो दिल्ली में रहता है, जिसका दिल्ली में रहता है ऐसा नहीं, जो, तो हुम तो नहीं लगेगा, और चूंकि लिविंग बींग है तो विच तो लगना ही नहीं था। क्या क्या लग सकता है, हूँ और दैट, गलत, दैट नहीं लग सकता। अब क्यों नहीं लग सकता, अभी तो बताया कि दैट सभी में लग सकता है। जहाँ पे कॉमा आ जाए वहाँ आपको दैट नहीं लगाना है, ठीक है। तो अगर लिविंग बींग रहा तो हूँ या हुम लगाना है, और नॉन लिविंग रहा तो विच लगाना है। इतने सारे नियम कानून है उसी में। अरिजीत इज अ फेमस सिंगर हु लिव्स इन दिल्ली, तो केवल और केवल ये सही है, दैट भी गलत है। तो ये पहले एग्जाम्पल लिखना, इस तरीके से लिखना, और उसी के नीचे नियम लिख लेना। चाहे एग्जाम्पल लिख के नियम लिख सकते हो, वो भी रूल के अंतर्गत कंसीडर करना, ठीक है। एग्जाम्पल देखने से समझ आता है। अब उसमें लिखो, अगर रिलेटिव प्रोनाउन वाले सेंटेंस में, अगर रिलेटिव प्रोनाउन वाले सेंटेंस में कॉमा आ जाता है, ठीक है, कॉमा आ जाता है मतलब जहां पे आपको रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है, दैट, हूँ, विच यूज करना है, जस्ट उसके पीछे क्या आ जाए, कॉमा आ जाए, तो दैट का यूज नहीं करते, तो दैट का यूज नहीं करते। ठीक है, दैट का यूज नहीं करते। क्लियर हुआ, ठीक। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मीना इज वियरिंग डेनिम जैकेट, ठीक है, मीना डेनिम जैकेट पहन के आई है। दैट विच हूँ इज ब्लू, डेनिम जैकेट बता के अल्प विराम ले लिया, कॉमा ले लिया, ठीक है। तो अभी तक नियम कानून देखे थे कि भैया दैट दोनों के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन कॉमा लग गया आपको तो दैट का रोल खत्म। तो हूँ लगाएंगे, विच लगाएंगे जरूरत के हिसाब से, ठीक है, विच। तो वहाँ मीना लिविंग बिंग है क्या, लेकिन लिविंग बिंग के बारे में बात थोड़ी नहीं कर रहे हैं, जैकेट के बारे में बात कर रहे हैं, डेनिम जैकेट, ठीक है, डेनिम जैकेट थोड़ी लिविंग होगा। तो डेनिम जैकेट विच इज ब्लू, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट रूल में एक एग्जांपल लिख लेना, उस एग्जांपल को क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं, बस तरीका बता देता हूँ कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसको छोड़ो, चलो काट दो। काट दो, उसको दूसरा बताते हैं। नेक्स्ट रूल लिखना,
अब देखो जहाँ से मेरे को प्रोनाउन को स्टार्ट करना था ना, वहाँ अब पहुँचता हूँ। उससे पहले नियम कानून ज़्यादा डिस्कस कर लिया, ठीक है। मैं पहले ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस ये सब बता चुका हूँ, ठीक है। तो उसको आप चाहे तो लिख सकते हो। वहाँ से जुड़े कुछ बेसिक रूल देख लेते हैं। चार्ट लिखने का कष्ट नहीं कर रहा हूँ, अगर हो मिल जाए यहाँ पे तो। हम्म, चलो इसी से काम चलाया था। ये वाला चार्ट याद आ रहा है ना? इस चार्ट पे चर्चा करते हैं। देखो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ वापस। मैंने राहुल को किताब दिया, ठीक है। तो हिंदी में हम लोग कर्ता कर्म ऐसा पढ़े हैं, कर्ता ने कर्म को। तो कर्ता कौन है? मैंने राहुल को किताब दिया, तो मैंने मतलब मैं वहाँ पे क्या हो गया? कर्ता हो गया। अंग्रेजी में उसी को सब्जेक्टिव बोल देते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, या नॉमिनेटिव केस बोलते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे ये सारे नॉमिनेटिव केस होते हैं। यहाँ इसी को ही सब्जेक्टिव भी बोला जाता है। नॉमिनेटिव है, सब्जेक्टिव नाम है उसका, सब्जेक्टिव है, नॉमिनेटिव। तो सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव क्या आएंगे? आई, यू, ही, शी, वी, दे, हूँ, व्हाट, ठीक है। किसको दिया? राहुल को। तो कर्ता ने कर्म को, तो वहाँ पे कर्म कौन हो जाएगा? राहुल, ठीक है। तो राहुल को, ठीक। तो वहाँ पे अब राहुल की जगह अगर मैं ही बोलना चाहूँ, मतलब उसको दिया, राहुल का नाम ना लेके, राहुल तो नाउन हो गया, लेकिन हम लोग प्रोनाउन देख रहे हैं, तो उसे दिया ही। आई गेव इट टू ही नहीं होके, अब चूंकि वो कर्म में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो हिम हो जाएगा। आई गेव इट टू हिम, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या क्या होता है? आई का मी बदल जाता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम, शी का हर, वी का अस, दे का देन, हूँ का हुम, व्हाट का व्हाट ही रहता है, ठीक है। और वैसे ही पोजेसिव केस, पोजेसिव में भी दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। पोजेसिव में एक ही पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, और इसको ना इधर को पोजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। ये मिक्स हो गया, इसमें मिक्स कर दिया है। जैसे पोजेसिव मतलब अधिकार बताना चाह रहा है, अधिकार बताना चाह रहा है। जैसे किसकी किताब? मेरी किताब, माई बुक। तो वहाँ पे आई मतलब मैं हूँ, लेकिन मैं वाले के शब्द के साथ कौन सा शब्द जुड़ रहा है? माई। तो आई बुक नहीं बोलूँगा, माई बुक, माई पेन, माई पेंसिल, ऐसा, ठीक है। तो ये पोजेसिव केस होता है। पोजेसिव केस का प्रोनाउन माई से ही माइंड, ठीक है। माई से माइंड बनता है, यूअर से यूअर्स बनता है, अवर से अवर्स बनता है, ठीक है। ये सारे उदाहरण। वी का अस, अस, अवर, अवर कंट्री, अवर्स, ठीक है। अवर्स कंट्री नहीं होता, अवर्स होता है, ठीक। अब उससे रिलेटेड नियम कानून देखेंगे। इतना समझ आया हल्का फुल्का? कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता कर्म है वहाँ पे, ठीक, मौजूद, ठीक, क्लियर। अब इसी से रिलेटेड यहाँ देखते चलना, मैं थोड़ा बहुत नियम बताता हूँ। ये बेसिकली सभी को मालूम होगा। मैं लिख रहा हूँ आई गेव अ बुक टू ही। आई लिखा हूँ, सही है क्या? सब्जेक्ट के रूप में उसको यूज कर रहे हो ना, किसने किया? कर्ता कौन है यहाँ पे? मैंने। इसको हिंदी में रूपांतर, मैंने उसको बुक दिया, ठीक है, बुक दिया, पास्ट टेंस में बात कर रहा हूँ मैं। आई गेव अ बुक टू ही या हिम, क्या आएगा उसको देखेंगे फिलहाल। आई गेव अ बुक टू ही या हिम, सब्जेक्ट है, करता है। ये हमेशा किस केस में रहता है? नॉमिनेटिव केस। और नॉमिनेटिव केस आई, यू, ही, शी, इट। ये बचपन से पढ़े हो तो इसमें डिफिकल्ट नहीं आएगा, भले नियम जान के थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन देखो आई गिव अ बुक। अब कर्म क्या आ गया? ही, वह आया, लेकिन ही को उस रूप में ही में नहीं लिखेंगे। ही का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस ही। आई गेव अ बुक टू हिम, ठीक है, क्लियर। तो ये ही ना होके क्या हो जाएगा? हिम। तो इससे समझ क्या आया? जहाँ पे भी भैया कर्ता वाला भाव आए, है ना, कर्ता रहे, सब्जेक्ट रहे, सब्जेक्ट के रूप में उसको यूज करें, किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में यूज करें, तो वो हमेशा नॉमिनेटिव फॉर्म में होगा। और उसको ऑब्जेक्ट के रूप में, कर्म के रूप में यूज करें, तो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा। आई का माई, आई का मी हो जाएगा, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हो जाता है। अगर वहीं पे आई गेव
अ बुक टू शी बोल दूंगा तो शी नहीं, अब वो शी कहाँ पे मौजूद है, कर्म में, आई गेव अ बुक टू हर, ठीक है, लड़की हो गई तो हर, ठीक, क्लियर। दे गिव बुक टू अस, हमें दिए, तो वी, दे गिव बुक टू वी नहीं, दे गिव बुक टू अस, ठीक। तो ये बेसिक कुछ नियम थे। अब आमतौर पे जो गलती होती है वो कहाँ पे होती है बता रहा हूँ, मी बोलने का आदत रहता है, जैसे राम एंड मी ऐसे बोलते नहीं, राम एंड आई बहुत कम सुने होंगे, राम एंड मी, राम एंड मी प्लेड क्रिकेट, राम एंड मी। तो ये बताओ राम और मी ने क्रिकेट खेला, तो राम और मी मतलब वहाँ पे आई है कि मी है उसको देखेंगे, तो ये दोनों तो सब्जेक्ट के रूप में हो गए ना, कर्ता, किसने खेला, राम और मैंने, तो राम भी सब्जेक्टिव केस में रहेगा, अब ये प्रोनाउन तो नहीं है तो वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं, राम ही है, और मी बोल रहा हूँ तो मी सही है कि आई होना चाहिए, आई होगा, सब्जेक्ट केस में है ना, राम एंड आई प्लेड क्रिकेट, ठीक है, राम एंड आई प्लेड क्रिकेट, ठीक है। तो जब भी कर्ता के रूप में होगा तो किस फॉर्म में रहता है, सब्जेक्टिव केस में रहता है, ये चीज क्लियर रहेगा, ठीक है। एक एग्जांपल लिखा है, शी लव्स आई, अब क्या सही है, शी लव्स मी, क्यों, अब मैं कर्ता के रूप में नहीं हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, वो कर रही है, शी लव्स मी, ठीक, ये समझ आया। तो कर्ता और कर्म वाला ये कंसेप्ट है हिंदी में, ठीक है, ये चीज समझ आया ना। अब इसको समझाता हूँ, ये जो लास्ट वाला ना, माइन, यूअर्स, हीज, हर्स, इसमें और इधर में क्या डिफरेंस है, माई और माइन में वही डिफरेंस है जो मैं 2 सेंटेंस बोल रहा हूँ, यह मेरी किताब है, यह किताब मेरी है, यह मेरी किताब है और यह किताब मेरी है, दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा पता है, यह मेरी किताब है और यह किताब मेरी है, सेंटेंस तो सब यूज सेम हुए, लेकिन मेरी के बाद नाउन आ जा रहा है, दिस इज माई बुक, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव वाला रहता है फॉर्म, अब नाम पे मत जाओ, वो सेंटेंस बताते चलोगे ना समझ आ जाएगा, इसके बाद हमेशा नाउन आना कंपलसरी होता है, दिस इज माई बुक, दिस इज माई पेन, लेकिन इसके बाद कभी नाउन नहीं आता, यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, यह किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन ही होगा, दिस बुक इज माइन, आवर कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री, आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, हमारा देश महान है, ठीक है, और उसको क्या बोलेंगे, देखते हैं, ठीक है, उदाहरण लिखना, तो वहां पे पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन क्लियर कर रहा हूँ, एग्जाम्पल लिखना, वो चार्ट को आप बना लेना, पीछे लिखाया होगा ना कहीं पे, उसको देख के कॉपी पेस्ट मार लेना और लिख लेना, कंजूसी मत करना, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, और इसी चीज को मैं लिखना चाहूं, यह किताब मेरी है, हाँ, ये हमारा देश महान है, देश महान है हमारा, ऐसा, तो हमारा के बाद कोई नाउन नहीं आया, ठीक है, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, और इसी को मैं यह किताब मेरी है बोलना चाहूं, दिस बुक इज माइन नहीं बोलूंगा, अब क्या बोलूंगा, माइन, दिस बुक इज माइन, ठीक है। दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन, तो डिफरेंस समझ आ रहा है क्या दोनों के बोलने में, बोलने के तरीके में। तो यहाँ पे अगर नियम देखना चाहो, नियम क्या होता है, तो ये देखो, माई, ये पोजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं इसको, और पोजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं किसको, माइन को, ठीक है। तो ये जो पोजेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद कभी भी नाउन नहीं आता, इसके बाद हमेशा नाउन आएगा, है ना, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस हमेशा क्या रहेगा, नाउन रहेगा ही, बिना उसके दिस इज माई ऐसे बोल के नहीं छोड़ सकता, दिस इज माइन बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो माई जहाँ पे वर्ड यूज कर दिया, ठीक है, या आप हर, हिज, यूअर ऐसे बोलूं, तो आगे क्या होना चाहिए, कंपलसरी नाउन होना चाहिए, और यहाँ पे नाउन नहीं लिखते, पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं लिखा जाता, ठीक है। और कुछ उदाहरण दूं,
तो यहाँ पे इसी में देखो माई आ गया, माई के बाद कोई ना कोई नाउन आया कि नहीं आया, दिस इज माई बुक। लेकिन यहाँ पे माइन के बाद और आगे आ रहा है क्या ना, नहीं, ये पहले यूज हो गया, दिस बुक इज माइन। तो इसके जस्ट बाद कोई नाउन वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। और अगर कोई उदाहरण दूं, मैं बोलूँगा दिस इज आवर क्लास की आवर क्लास, और दिस क्लास इज आवर की आवर्स। तो यहाँ पे आवर्स नहीं होगा, आवर क्लास होगा, यहाँ पे नाउन आएगा ना इसके बाद, ठीक है। दिस इज आवर्स क्लास नहीं, दिस इज आवर क्लास, और दिस क्लास इज आवर्स, ठीक है, ये नहीं होगा। क्लियर? इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे वो मेरा फ्रेंड है, ठीक है, ही इज माई फ्रेंड, ठीक है, या ही इज फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक। ठीक है, ये समझ आया। नेक्स्ट रूल लिखना, लेट के बाद प्रोनाउन को, लेट के बाद, लेट एलईटी वाला, लेट, मुझे ये करने दो, ये करने दो, ये जो करने दो वाला जो दो है उसको लेट बोलते हैं, लेट मी डू दिस, है ना। तो उसी नियम को बताना चाह रहा हूँ। लेट के बाद, लेट के बाद, लेट के बाद प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाता है। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव मतलब कर्म वाला। अब कैसे कर्म वाला देखते हैं इसमें। अच्छा, नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव दोनों बोलो, उसको ध्यान रखना ना, क्या नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव एक ही है। ऑब्जेक्टिव जैसे आई और मी, ठीक है, ही और हिम, इसमें नॉमिनेटिव कौन सा है या सब्जेक्टिव कौन सा है? सब्जेक्टिव आई, और ये क्या है? ऑब्जेक्टिव। तो क्या बोला, लेट के बाद जो प्रोनाउन आया उसको किस में रखना है? इस टाइप के फॉर्म में रखना है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ मुझे पढ़ने दो, मैं बोल रहा हूँ मुझे पढ़ने दो। अब हिंदी में आपको उसको देखो, मैं पढ़ने दो ऐसा नहीं हो रहा है, मुझे मतलब मुझको पढ़ने दो ऐसा बोलने में हिंदी में समझ आ रहा है, ठीक है। तो बताना लेट आई स्टडी की लेट मी स्टडी, लेट मी स्टडी, समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ। और लेट का मतलब होता है दो, कुछ करने देना, अलाउ करना, ठीक है। तो लेट आई स्टडी नहीं, लेट लेट मी स्टडी, ठीक है। लेट यू, अब देखो यू में कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता, यू का यू ही हो जाता है। यू गेव इट टू मी, आई गेव इट टू यू, तो वो कर्म वाले में भी रहता है ना, तो भी यू का यू ही रहता है। लेट यू एंड आई, लेट यू एंड आई सॉल्व द क्वेश्चन, लेट यू एंड आई सॉल्व द क्वेश्चन। लेट यू और आई सही है क्या? कहाँ सही है? मी होगा ना भैया, ऑब्जेक्टिव। यू का तो यू ही होता है ना, यू का तो यू ही रहता है। ये क्या हो जाएगा? मी, ये गलत है, तो क्या आएगा? लेट यू एंड मी सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, नहीं बोले गलत, ठीक है, आई आएगा। यू आर टॉलर देन आई,
ठीक है, क्यों आएगा रूल लिखो, ये सही है। पहले एग्जाम्पल लिख लेना, उसी रूल के अंतर्गत सबसे पहले एग्जाम्पल लिखना उसके बाद। जब दो सब्जेक्टिव, वही सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव की है ना, तो जब दो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन के बीच तुलना की जाए, जब दो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन के बीच तुलना की जाए, जब दो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन के बीच तुलना की जाए, तो देन के बाद, देन THAN, देन के बाद THAN, देन के बाद जो प्रोनाउन यूज होगा, देन के बाद जो प्रोनाउन यूज होगा वो भी सब्जेक्टिव केस में रहेगा। ठीक है, सब्जेक्टिव केस में रहेगा, सब्जेक्टिव केस में रहेगा। ठीक है, सब्जेक्टिव केस में रहेगा। ठीक, अब देखो क्या बोला, सब्जेक्टिव केस मतलब IUV, ये सब सब्जेक्टिव केस होते हैं या नॉमिनेटिव केस होते हैं, इसी को तो वही बोलते हैं। अब टॉलर देन, इसको मैं एक सेंटेंस के रूप में यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैं तुमसे बड़ा हूँ या तुम मुझसे बड़ी हो, हाइट में बड़ी हो, ऐसा बोलना चाह रहे हैं, टॉलर लंबी है। ठीक है, किसके किसके बीच में, यहाँ पे तुम और मैं, ये दोनों सब्जेक्टिव केस के बीच तो तुलना की जा रही है ना, और बीच में क्या लगा दे रहे हैं, देन। ठीक है, मतलब मेरे और इसके बीच में तुलना की जा रही है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे मैं हूँ और ये है, इनके बीच तुलना की जा रही है, दोनों सब्जेक्टिव केस हैं, दोनों के बीच तुलना की जा रही है। तो वही बोला कि ऐसे सब्जेक्टिव केस के बीच तुलना की जाए, है ना, तो देन के बाद, देन के बाद जो प्रोनाउन यूज होगा, बोलोगे सर ये कैसे प्रोनाउन है कि नहीं प्रोनाउन, योगेन लिख देता है उसकी जगह आई लिख दिया, अपूर्वा लिख देता है उसकी जगह मी लिख दिया, या कुछ और लिख दिया। ठीक है, तो नाम की जगह जो भी यूज़ किया तो प्रोनाउन है। तो वही बोला इसके बाद जो प्रोनाउन यूज होगा वो सब्जेक्टिव केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं। तो सुनने में भले अच्छा लगता है या सही लगता है, यू आर टॉलर देन मी, लेकिन गलत है, यू आर टॉलर देन आई। ठीक है, लिखिए यू आर टॉलर देन आई। ठीक, तो रूल क्या लिखा था, जब दो ऑब्जेक्टिव केस, जब दो ऑब्जेक्टिव केस लिखा था। अब यहाँ पे एक लिख रहा हूँ, इसको सुधार के बताना, शी रेस्पेक्ट्स यू, लिखना सेंटेंस, शी रेस्पेक्ट्स यू मोर देन आई की मी। पहले नियम पढ़ो, क्या लिखा था उस, देन के बाद क्या लगेगा, देन के बाद क्या लगेगा, नियम क्या बताया, नियम क्या बताया, देन के बाद क्या लगेगा, सब्जेक्टिव केस। लेकिन एक और नियम बताया था शुरू में लिखा हुआ है, जब दो नॉमिनेटिव केस के बीच तुलना हो। ठीक है, वहां पे दो ही लोग मौजूद थे, यू और आई, उसी के बीच तुलना की जा रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे बट तीसरा पर्सन आ जा रहा है शी, वो हम दोनों के बीच तुलना करी, तीन लोग मौजूद हो गए। इसके पहले वाले केस में दो थे, यहाँ पे एक तीसरी लड़की आ गई, शी रेस्पेक्ट्स यू मोर देन आई, लड़ाई झगड़ा होता है ना, वो मेरे से ज़्यादा प्यार करती, शी लव्स आई मोर देन यू, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे आई नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा। आमतौर पे देन के बाद सब्जेक्टिव केस में होते हैं, बट ये वाला जो रूल था ऊपर जो मैंने लिखा है वो अपवाद था। तो इसको पहले एग्जाम्पल लिखना, शी रेस्पेक्ट्स यू मोर देन आई की मी, तो दोनों लिखना और आई के ऊपर कैंसिल करना, मी सही करना, और उसके बाद उसका नियम लिखा था। ठीक है, लिख ली एग्जाम्पल। अब उसी के नीचे उसका रूल लिखना, अगर कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो, यदि कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो, तो देन के बाद, यदि कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो, तो देन के बाद जो प्रोनाउन यूज होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा।
ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है, ये क्लियर। कितने मिनट का हुआ काश? 50 मिनट, ज़्यादा तो नहीं लग रहा है? हाँ, अभी लगना भी नहीं चाहिए, पूरा इसको ख़त्म करूँगा आज। ठीक है, बट ये कि रिवाइज करा देता अगर ज़्यादा लगता तो। चलो ठीक है, रिवाइज बाद में कर लेंगे। एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कल भी चर्चा किए थे, चांदनी मणिवन गाली दे रही लगे पीछे उड़ के। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या देखा था? मैं खुद, तुम खुद, वो खुद, वे सभी खुद। तो जो खुद खुद वाला आ रहा था वो क्या है? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। मैं खुद ये काम करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा जोर दे के बोलते हैं, है ना, जैसे मैं ये काम करूँगा, मैं ही कर रहा था, लेकिन वो ना बोल के नहीं, मैं खुद ये काम करूँगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये सबको बुलाता है। ठीक, क्या बुलाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से संबंधित रूल है। अब ये बहुत जगह यूज़ होता है। एग्जाम्पल में पहले सुनना, जैसे कोई टीवी सीरियल या मूवी में इंजॉय ना बोल के इंजॉय योर सेल्फ बोलते हैं। अगर सुने होंगे, ध्यान दोगे, इंजॉय योर सेल्फ ऐसा बोलते हैं। अगर उसका अंग्रेजी अच्छा है तो वैसे ही बोलेगी वो, ऐसे ही बोलेगा, इंजॉय योर सेल्फ। ठीक है, इंजॉय द पार्टी, इंजॉय योर सेल्फ बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे शब्द हैं या कुछ ऐसे वर्ब बोल लो, वर्ब क्रिया, इंजॉय करना क्रिया हो गया। ठीक है, एब्सेंट, एब्सेंट होना करना क्रिया है, मतलब बंक मारना टाइप का। बंक मारने के बजाय अगर एब्सेंट वर्ड यूज़ करो आप, एब्सेंटेड, एब्सेंट, तो ऐसे कुछ वर्ब हो जाते हैं, उसके आगे हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना पड़ता है। जैसे आई एन्जॉयड माई सेल्फ, आई एन्जॉयड नहीं, आई एन्जॉयड माई सेल्फ, ऐसे आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब समझ गए कौन सा? माई सेल्फ, मैं खुद, माई सेल्फ, तुम खुद, योर सेल्फ। ठीक है, तो लिखिए नेक्स्ट रूल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पे बेस्ड रहेगा। निम्नलिखित, अंग्रेजी में फॉलोइंग, निम्नलिखित वर्ब के बाद, और वर्ब को अंडरलाइन करके कॉमा कर लेना, इन्वर्टेड कॉमा लिख के अंडरलाइन, वर्ब के बाद, निम्नलिखित वर्ब के बाद, मतलब कोई नाउन एडजेक्टिव नहीं है, वो वर्ब है, क्रिया है। निम्नलिखित वर्ब के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये वर्ब है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक, अब ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं या वर्ब्स हैं वो हो सकते हैं, उसको लिखता चलना लाइन से। पहले लिखो एब्सेंट, ए से लिखना एब्सेंट, इसको ऐसे ए बी सी डी करके जमा लोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ए से एब्सेंट, अवेल, ठीक, एब्सेंट, अवेल। बी से बिजी, ठीक है, बिजी, और बी से कुछ नहीं है। सी से लिखना चीट, कंटेंट,
आई से लिखना, नेक्स्ट आई है इंट्रोड्यूस, ठीक। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे ई मिस हो गया, ई से इंजॉय है, जो मेन वर्ड है बार बार जो यूज होता है, ई से इंजॉय। फिर एल से ले, ले। फिर प्राइड, पी से लिखना प्राइड, प्रेजेंट, सेटिस्फाई, हाँ सेटिस्फाई। एक वर्ड छूट गया था, हर्ट है ना, हर्ट। चिक, क्लियर है। इतने सारे वर्ड एज अ वर्ब यूज हो, इसके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ये वर्ब को अंडरलाइन करके इन्वर्टेड कॉमा इसलिए लिखा दिया क्योंकि अभी आपके मन में सवाल आएगा, नहीं सर ऐसे तो हम लोग नहीं सुने हैं, ठीक। तो इस पर वापस लेके आऊँगा आपको। अब सेंटेंस लिखते चलना। पहला, द टीचर absented from the class yesterday. The teacher absented from the class yesterday. ये बताओ, अभी मैंने बताया कि ऐसे वर्ड एब्सेंट, एंजॉय, अवेल, कंटेंट, सेटिस्फाई, ले, हर्ट, प्रेजेंट, ये वर्ड आए वो वर्ब के रूप में यूज किया गया हो, उसके बाद हमेशा क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। टीचर ने एब्सेंट किया, दूसरे को नहीं, खुद एब्सेंट थी, ये बोलना चाह रहा हूँ सेंटेंस में, टीचर खुद एब्सेंट हुई। द टीचर एब्सेंटेड हिमसेल्फ, ठीक है। जब कुछ नहीं मालूम तो हिमसेल्फ यूज कर लेते हैं, हिमसेल्फ। द टीचर हिमसेल्फ, जैसे जेंडर प्रोनाउन, जेंडर क्लियर नहीं रहता ना, या तो वो लड़का होगा या लड़की होगी, इट्स सेल्फ तो नहीं होगा, हिमसेल्फ या हर सेल्फ, लेकिन प्राथमिकता हम लोग लड़के वाले जेंडर को दे देते हैं, हिमसेल्फ, ठीक है। द टीचर एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास yesterday. द टीचर एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास yesterday नहीं, एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। तो फिर अगर ऐसे सुनिए द टीचर वॉज एब्सेंट बोल दूं तो ये क्या गलत है? द टीचर वॉज एब्सेंटेड हिमसेल्फ ऐसे बोलूं तो गलत है, सही है। द टीचर वॉज एब्सेंटेड ये सही है, गलत है? सुने तो ऐसी है, द टीचर इज एब्सेंट, द टीचर वॉज एब्सेंट, सही है। लेकिन बोलोगे सर एब्सेंट यूज हुआ फिर रिफ्लेक्सिव, तो वहाँ पे वो वर्ब के रूप में यूज नहीं हो रहा है ना, टीचर इज एब्सेंट होने का भाव एक नाउन टाइप का यूज हो गया हो, ठीक है। वैसे एक हर्ट, मैंने खुद को हर्ट कर लिया, हर्ट का शायद हर्ट ही होता है सेकंड फॉर्म, आई हर्ट माई सेल्फ, हर्ट कर रहा हूँ दूसरे को नहीं, आई हर्ट यू अगर बोलूँ तो आई हर्ट यूर सेल्फ नहीं होगा, आई हर्ट माई सेल्फ। मतलब खुद की जब बात आ रही है उसी को तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोल रहे हैं, मैं खुद, तुम खुद, वो खुद, ऐसे। तो आई हर्ट माई सेल्फ, तो वहाँ पे जो हर्ट वर्ड यूज हो रहा है ना वो वर्ब की तरह यूज किया रहा है, क्रिया की तरह यूज किया जा रहा है कि मैंने तुमको हर्ट किया, तो क्रिया की तरह यूज किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं हर्ट हूँ, मैं थोड़ा क्या हूँ, हर्ट को क्या बोलते हैं, दुखी हूँ, ठीक है, तो मैं दुखी हूँ, आई एम हर्ट, ठीक है, आई एम हर्ट, तो वहाँ पे वो क्रिया नहीं हो रहा है, वहाँ पे एक होने का भाव आ रहा है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज हो रहा है वो, ठीक है। वैसे ही नहाना और नहाने जाना वाला बताया था, उदाहरण दिया था, तो एक नहाना क्रिया है, ठीक है, नहाने वाला एक क्रिया के रूप में यूज होता है, उसी नहाना को नाउन के रूप में भी यूज किया जाता है, ठीक है। इसलिए लिखा है वर्ब, वो सारे वर्ड जो थे वर्ब के रूप में यूज हो तब। द टीचर वॉज एबसेंट, तो वो भी एबसेंट एक होने का भाव है, क्रिया कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो उसने एबसेंट कर लिया किसको, खुद को, दूसरे को गोल मरवा देती तो नहीं होता, ठीक है। द टीचर एबसेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास स्टडी। आई इंजॉयड, अब मैं बोलूँ कि मैं पार्टी मस्ती किया, आई इंजॉयड, खाली इंजॉयड होगा कि माई सेल्फ होगा, माई सेल्फ हो गया, आई इंजॉयड
ठीक है, अब खुद इंजॉय कर रहे हो, किसी दूसरे को तो इंजॉयमेंट दे नहीं रहे हो पार्टी में दूसरे नाच गाना करके एंजॉय कर रहे हो। आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, क्यों एंजॉय वर्ड आया और ये सब वर्ड के आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। इंट्रोड्यूस एक वर्ड लिखे थे नहीं, उस वर्ड में इंट्रोड्यूस लिखे थे, जैसे शी इंट्रोड्यूस्ड टू द सीएम, ठीक, शी इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस वर्ड आया। अब ये इंट्रोड्यूस एक वर्ब के तरह यूज हो रहा है, इंट्रोड्यूस करना है ना, इंट्रोड्यूस, तो शी इंट्रोड्यूस्ड टू द सीएम नहीं, शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ, हर क्यों शी है इसलिए, हिमसेल्फ नहीं होगा, हरसेल्फ, शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ टू द सीएम। लेकिन यहीं पे ये खुद को इंट्रोड्यूस कर रही है तब हरसेल्फ यूज हो रहा है, अगर वो मेरे को इंट्रोड्यूस कर देती, शी इंट्रोड्यूस्ड, यही सेम सेंटेंस रहता, शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू द सीएम। अब यहाँ पे हर सेल्फ हिमसेल्फ का सवाल ही नहीं होता, उसने खुद को इंटरव्यू कर रहा था तब हर सेल्फ हिमसेल्फ आता वो लगा। अब ये तो मेरे को कर रही ना, टीचर एब्सेंट हो रही है, खुद एब्सेंट हो रही है, तब हिमसेल्फ हर सेल्फ। इंजॉय खुद करूँ उसी को तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे, मैं खुद, तुम खुद, ठीक है। यहाँ तो उसने मुझे इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, तो अब खुद को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, खुद को इंट्रोड्यूस करती वो वर्ब के रूप में यूज होता तो हिर सेल्फ हर सेल्फ हिमसेल्फ आता, ठीक। तो यहाँ पे जबरदस्ती हिमसेल्फ हर सेल्फ नहीं लगा देना, इंट्रोड्यूस्ड मी टू द सीएम, ये सेंटेंस को भी लिख लेना। जैसे मैं बोलूँगा तुम खुद को हर्ट मत करो, डोंट हर्ट यू नहीं, डोंट हर्ट योर सेल्फ, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि जैसे टाइम आएगा कि नहीं मैं इसमें खुद सेटिस्फाई कर लूँगा अपने आप को, जीवन बहुत संघर्षों से भरा होता है, तो जो जितना मिल रहा है दाना पानी रोटी, उसे बोलता है कि नहीं मैं इतने में सेटिस्फाई कर लूँगा, ठीक है। आई विल सेटिस्फाई माई सेल्फ, ठीक है, विद दिस, मतलब इतने में ही मैं सेटिस्फाई कर लूँगा, ठीक, समझ आया क्यों। लेकिन वही दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हो, आई विल सेटिस्फाई हिम, तो हिम सेल्फ नहीं, ठीक है, आई विल सेटिस्फाई, टेक केयर, टेक केयर, पता नहीं टेक केयर का नहीं देखा, इसमें लिखा नहीं हो तो नहीं पढ़ा हूँ ऐसा। उसके बीच में ऑफ आ जाता है, टेक केयर ऑफ प्रीपोजिशन आता है, उस वर्ब के बाद ऑफ आता है, देन होता है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर, ठीक। चलिए तो लिख लीजिए नेक्स्ट एक और रूल, शुभम मानकर जी की जरूरतों को सेटिस्फाई कर देते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज वर्ब प्लस प्रीपोजिशन के बाद भी किया जा सकता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज वर्ब प्लस प्रीपोजिशन के बाद भी किया जा सकता है, ठीक है। जैसे उन्होंने बोला क्या टेक केयर, बोला ठीक है, मैं बोल रहा हूँ टेक केयर, अब खुद का ध्यान रखना है तब की बात है, ठीक है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ टेक केयर, लेकिन आप खुद की ध्यान रखने इसकी नहीं, आप खुद की, तो टेक केयर, वहाँ पे टेक केयर मतलब क्या, ध्यान रखना, ध्यान रखना क्रिया हो गया, ध्यान रखो, रखना, ध्यान रखना, ठीक है, टेक केयर। अब ये ऑफ, टू, विथ, बाई, ये सब प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन वाले में देख लेंगे किसको प्रीपोजिशन बोला जाता है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ठीक है, मतलब मैं यू को ही यूर सेल्फ रखने बोल रहा हूँ, टेक केयर रखने बोल रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे यूर सेल्फ, ठीक है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।
लेकिन अगर मैं बोलूँ कि टेक केयर उसका ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ हिम, तुमको बोल रहा हूँ उसका ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ हिम सेल्फ नहीं, टेक केयर ऑफ हिम। आपको आप ही का ध्यान रखने बोलूँ तो वही तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, आपको दूसरे का ध्यान रखने बोलूँ तो नहीं होगा। टेक केयर ऑफ हिम, टेक केयर ऑफ हर, ऐसा टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जैसे कभी कभार बोलते हैं मैं खुद से एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, खुद की हरकतों से फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, माई सेल्फ नहीं, विथ प्रिपोजिशन आना चाहिए ना, बिना प्रिपोजिशन के मैं फिर वही सारे शब्द जो बताया ना इससे पहले उसी में आएगा, उसके अलावा किसी नहीं। आई एम फ्रस्ट्रेटेड विथ माई सेल्फ, ठीक है, क्लियर, ठीक है मानकर जी। नेक्स्ट रूल लिख लो पहले इस एग्जाम्पल को। बाई के बाद बाई, नेक्स्ट रूल लिखना बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको लिखो, क्या है बताता हूँ। हाँ, अकेला, अकेले, अकेला। जैसे अगर मैं बोलूँ आई विल डू इट बाई माई सेल्फ, बाई खाली बाई वर्ड यूज करूँ, बाई माई सेल्फ, इसका मतलब है कि मतलब मैं अकेले करूँगा, किसी दूसरे का सहारा की जरूरत नहीं, ठीक है, कोई और दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। डू इट बाई योर सेल्फ मतलब तुम खुद करो, अकेले करो, तो वहाँ पे वो अकेले का भाव आ रहा है, ठीक है, ठीक है। डू इट बाई योर सेल्फ, तो ये बाई वर्ड आया और उसके बाद प्लस क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है बाई योर सेल्फ, तो इसका अर्थ क्या हो रहा है कि वो अकेले करने की बात की जा रही है ना, बिना किसी के कंपनी के, बिना किसी कंपनी के, बिना किसी दूसरे सारे के, ठीक है, बिना किसी मदद के। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट रूल में लिखना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव। बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा आपको, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और ये 4 सेंटेंस लिखना, ये दिस दैट ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, यह वह। तो यहाँ बेसिक नियम आपको ध्यान रखने, जो आर्टिकल्स वगैरह बताया था उससे रिलेटेड कौन सा सही है कौन सा गलत बता। दिस इज अ पेन, बोलूँ सही है क्या, यह एक पेन है, अब पेन काउंटेबल है, ठीक है, और सिंगल पेन बोला ए पेन चल जाएगा, दिस इज अ पेन। दीज आर अ पेन बोलो तो चलेगा, गलत, दीज तो सही है, आर भी सही है, दीज आर, लेकिन खाली यहाँ पे आई पेन बोला मतलब तो सिंगल पेन की बात कर रहा है, दीज किसके लिए लगाते हैं जब बहुत लोग हों, ठीक है, तो ये गलत, ठीक है। या दीज आर पेन्स, ये सही है क्या, हाँ अब सही है। दीज मतलब दीज बोलता सिंगुलर, दीज बहुवचन प्लूरल, ठीक है, और उसके बाद इज नहीं लगेगा आर लगेगा, ये सही है। और पेन नहीं, पेन्स क्यों ज्यादा है, ये सही। दिस इज पेन्स, सही गलत, गलत, दिस इज पेन सही होता, पेन्स गलत, ठीक है। ये 4 सेंटेंस लिख के सही गलत टिक मार लो। आ जाएगा, आ जाएगा,
इस हिंदी में जैसे निकटवर्ती दूरवर्ती पढ़ते नहीं, वही है। दिस बोला निकटवर्ती, दैट बोला दूरवर्ती। ठीक, अब हिंदी में निकटवर्ती दूरवर्ती क्या है, इंग्लिश में क्या है उसको नहीं मालूम, डेमोस्ट्रेटिव में आता है। दिस का दैट हो जाता है, दिस का दोस्त हो जाता है। ठीक है, मतलब जिसमें पास का भाव है, दिस बोल रहा हूँ यहाँ पेन मेरा है, यह बोल रहा हूँ मतलब यहाँ पास में रखा हुआ है, वो बाइक मेरी है, तो वो शब्द यूज होते ही दूर वाला भाव आता है। दोनों सब किसमें, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में आता है, निश्चय वाचक सर्वनाम। ठीक, ये क्लियर हुआ है ना। दिखाओ, रिवीजन कर लेते हैं। हाँ, इसको ख़त्म कराऊंगा लेकिन आधा पौन घंटा और लगेगा। आज से जहाँ से स्टार्ट किए थे खोलो उसको। इंट्रोगेटिव से स्टार्ट किए थे क्या? ठीक है, बस ये रिवाइज कराने के बाद पॉज वाला ऑप्शन ही नहीं होता उसमें। रिवाइज कराने के बाद उसको बंद कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद हमेशा किसका यूज किया जाता है, दैट का यूज किया जाता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से शब्द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे, हूँ, हुम, विच, हुज, व्हाट। ठीक है सर, ये हूँ, हुम पहले तो रिलेटिव वाले बताया था, लेकिन उस शब्द का मतलब भी तो देखो, वो संबंध बताते थे, जो आदमी खड़ा है, ठीक है, जिसका ये बुक है, तो वो संबंध बताते थे। यही हूँ, हुम यहाँ पे प्रश्न पूछने के लिए कहा हमारा, इसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसके बाद हमेशा क्या लगता है, दैट लगता है। व्हाट इज इट दैट हैज डिस्टर्ब्ड यू, विच हैज डिस्टर्ब्ड यू नहीं, दैट हैज डिस्टर्ब्ड यू। किसी रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट अगर ह्यूमन बीइंग और एनिमल या नॉन लिविंग थिंग सब आ जाए, दोनों आ जाए, और वो कंजक्शन एंड से जुड़ा हो, तो हूँ लगाएं, विच लगाएं, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, दैट लगाएंगे। वी लाइक एवरीथिंग एंड एवरीबडी, दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज वेरी सिंपल, दैट लगेगा। विच इज वेरी सिंपल नहीं, हु इज वेरी सिंपल नहीं, दैट इज वेरी सिंपल। द ओल्ड मैन एंड हिज डॉग दैट आई सॉ यस्टरडे आर नो मोर। और अभी देखो, कॉमा लगाने के बाद दैट नहीं लगाते, है ना, कॉमा लगाने के बाद दैट नहीं लगाते। अभी तक देखते आ रहे थे कि दैट दोनों जगह कभी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉमा लग गया तो अरिजीत इज अ फेमस सिंगर हु लिव्स इन दिल्ली, तो सर हूँ लगेगा, विच लगेगा, हुम लगेगा। लिविंग है तो हूँ या हुम, नॉन लिविंग है तो विच। मीना इज वियरिंग डेनिम जैकेट, किसके बारे में बात की जा रही है, डेनिम जैकेट के बारे में। विच इज की दैट इज ब्लू, विच इज ब्लू। हु इज ब्लू नहीं, मीना ब्लू नहीं, मीना के जैकेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो विच इज ब्लू। फिर एक पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन देखे थे। माई, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, माइन पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। हिज पोजेसिव एडजेक्टिव है, हिज का तो हिज ही होता है, हर का हर्ष होता है, अवर का अवर्स होता है, अवर पोजेसिव एडजेक्टिव है, अवर्स पोजेसिव प्रोनाउन है। तो उदाहरण देखे थे, दिस इज माई बुक, तो ये सब जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है ना, माई, अवर, हिज, हर, इसके आगे कोई ना कोई नाउन आना कंपलसरी होता है। लेकिन वही पोजेसिव प्रोनाउन आ जाए, अवर्स, माइन, उसके आगे कोई शब्द प्रोनाउन मतलब नाउन नहीं आना चाहिए। जैसे दिस इज माई बुक, इसको और कैसे बोल सकते हैं, दिस बुक इज माइन, तो माइन के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे माइन। दिस बुक इज माई बोलूँगा गलत है, दिस बुक इज माइन। और दिस इज माइन बुक बोलूँ तो भी गलत है, दिस इज माई बुक। अवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, ये सही है, अवर्स कंट्री गलत, अवर कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री, ये सही है, लेकिन अवर्स इज अ ग्रेट कंट्री ये सही है। अवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, अवर्स के बाद कोई नाउन नहीं आए। अगर नाउन रखना होता तो कैसे बोलता, अवर्स कंट्री नहीं, अवर कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री, ठीक है। फिर लेट के बाद जो प्रोनाउन आता है उसको ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाता है। जैसे लेट मी स्टडी, लेट मी डू दिस, लेट आई डू दिस नहीं, लेट मी डू दिस, ठीक है। यू आर टॉलर देन आई, यहाँ पे ये ऐसा सेंटेंस है जो रेगुलर यूसेज पे हम लोग गलत करते हैं, ये रेगुलर यूज करते टाइम। यू आर टॉलर देन मी की आई, यू आर टॉलर देन आई, क्यों बताए, हाँ दो ही लोग हैं, दो सब्जेक्टिव केस के बीच में डिफरेंस किया जा रहा है। लेकिन जस्ट इसके बाद एक उदाहरण देखे थे, शी रेस्पेक्ट्स यू मोर देन, अब वहाँ पे मी हो जाता है। एक्चुअल में देन के बाद ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव केस ही रखा जाता है, लेकिन ये जो दो ही लोग मौजूद रहे वहाँ पे देन यूज़ करें तो आगे क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं, जब दो ही लोग रहें तो नॉमिनेटिव केस सब्जेक्टिव केस रहता है, ठीक। फिर निम्नलिखित वर्ब के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है, निम्नलिखित वर्ब के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है।
कौन कौन से वर्ब, और वर्ब लिखा के उसको अंडरलाइन किया हूँ, ठीक है, वो वर्ब के रूप में यूज होना चाहिए। टीचर इज एब्सेंट, तो वो वर्ब नहीं हो रहा है, वो होने का भाव है एक नाउन टाइप का है। टीचर इज एब्सेंट, टीचर एब्सेंटेड हर सेल्फ, यू इंजॉयड यूर सेल्फ, आई इंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू द CM, ठीक है। आई इंट्रोड्यूस यू टू CM, अगर बोलूँ यू टू द CM तो यूर सेल्फ नहीं लगाएंगे, आई इंट्रोड्यूस यू टू द CM खाली, यूर सेल्फ नहीं, ठीक। फिर एक क्या, जैसे हम लोग प्रीपोजिशन बीच में घुसा दें, जैसे टेक केयर यूर सेल्फ नहीं होता, टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ, जैसे खुद के ध्यान रखने की बात आ रही है, ऐसे कुछ शब्द आ रहे हैं ना, जैसे फ्रस्ट्रेट, ऐसे कोई सा भी शब्द ला सकते हो, बीच में प्रोनाउन डाले तो भी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर सकते हो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है, जब आप खुद के, आप ही को बोल रहा हूँ कि आपको खुद का ध्यान रखना है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक केयर ऑफ हर बोलूँ तो हर ही रहेगा, हर सेल्फ नहीं हो जाएगा, ठीक है। फिर बाई और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करें, बाई योर सेल्फ, बाई माई सेल्फ, इसका मतलब होता है कि मैं खुद और कोई दूसरा वहाँ पे मौजूद नहीं है, वहाँ पे उसका सेंस बनता है एलोन, विदाउट एनी हेल्प, ठीक है, विदाउट एनी कंपनी। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस इज अ पेन, ये मेरे ख्याल से नहीं लगेगा इसको एक्सप्लेन करते, ठीक है। ये आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, 10 मिनट ले लो, इसको रिवाइज कर लो, ऑफ कर दो तो।